Hello everyone, my name is Sarab Tripathi and welcome to Current Affairs Interceptor YouTube channel. Today is April 13 and we are going to learn important current affairs. मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है और आपका करंट अफेयर्स इंटरसेप्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अप्रैल 13 है और हम आज के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। थिंक टैंक इन्फ्लुएंस मैप के अनुसार दुनिया की कार्बन उत्सर्जन की कितनी % कंपनियां जिम्मेदार हैं? अकॉर्डिंग टू द थिंक टैंक इन्फ्लुएंस मैप, हाउ मेनी % कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड कार्बन इमिशंस? सो इट इज 80%। इसका मतलब यह है, जो थिंक टैंक है, जो एक स्टडी ग्रुप है जिसने पता लगाया चीज़ कि दुनिया की कार्बन उत्सर्जन में कितना योगदान कंपनियों का है, तो उसने पाया कि 80% इतना उत्सर्जन होता है उसकी जिम्मेदार सिर्फ कंपनियां हैं। और ये कंपनियां कौन सी हैं? ये कंपनियां हो सकती हैं हमारी, जैसे ये सीमेंट कंपनियां हो गई आपकी, एंड नेचुरल गैस कंपनियां हो गई। इसमें से जो नंबर 1 सबसे ज़्यादा पोल्यूटर थी, नंबर 1 पोल्यूटर वाज जो सऊदी अरेबिया की कंपनी है, सऊदी अरेमको। दूसरे नंबर की जो थी वो हमारी थी गज़प्राम, ये रशियन कंपनी है। और तीसरी सबसे बड़ी पोल्यूटर कंपनी थी वो थी कोल इंडिया लिमिटेड। सो इसी प्रकार से 57 कंपनियों को पाया गया जिसमें से जो ये जिम्मेदार थी कि वो 80% ग्लोबल कार्बन इमिशंस के लिए जिम्मेदार थी। और इसमें टॉप 3 में कौन से थे? सऊदी अरेमको थी, गज़प्राम थी और तीसरी कोल इंडिया लिमिटेड थी। जैसा कि हमको पता है कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत हम ये चाहते हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही रखा जाए कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। मतलब जब इंडस्ट्री स्थापित नहीं की गई थी उस समय का टेम्परेचर, और इस सदी के अंत तक का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा न बढ़े। और इस थिंक टैंक का कहना है कि ये जो कंपनियां हैं जो दुनिया में ऑपरेट कर रही हैं, जो इमिशंस कर रही हैं, जैसे कि वो ऑयल गैस की हो गई या सीमेंट प्रोडक्शन कंपनियां हो गई, वो पेरिस एग्रीमेंट के जो तहत चीज़ें थी, मतलब वो कार्बन इमिशन कर रही हैं जिससे टेम्परेचर बढ़ने की संभावना जाहिर की है इस इन्फ्लुएंस मैप थिंक टैंक के अनुसार। ग्लोबल यूनिकॉर्न सूची 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 इज रिलीज्ड बाय सी रिसर्च, हुरून रिसर्च, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च प्लस और गूगल स्टार्ट। इट इज हुरून रिसर्च। हुरून रिसर्च, एज वी नो, it releases multiple lists such as global rich list, India rich list and multiple other types of rich list. We are going to learn about it. So Hurun Research releases global unicorn सूची 2024 and इसके कुछ स्टेट्स यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ मैं। तो कुछ रैंकिंग उनकी इस प्रकार है जिसमें से यूएस टॉप पे है, चाइना सेकंड पे है और इंडिया थर्ड पे है। ओके, ये रैंकिंग दी गई है। और इसमें से क्या है कि यूएस के पास 703 यूनिकॉर्न्स हैं, इन चाइना के पास 340 यूनिकॉर्न्स हैं और इंडिया के पास 67 यूनिकॉर्न्स हैं, 67। यूनिकॉर्न वो होते हैं, कंपनियां होती हैं जो स्टार्टअप्स होती हैं जिनका जो वैल्यूएशन है वो 1 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यूएसडी से अगर वो ज़्यादा है या बराबर है उसके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न बोलते हैं, यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। यूनिकॉर्न बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे स्टार्टअप लॉन्च किए जाते हैं लेकिन वो यूनिकॉर्न स्टेटस तक नहीं पहुंचते हैं। अगर वो एक डिसरप्टिव इनोवेशन है, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हाथों हाथ बिकने वाला है, जो बहुत अच्छी पॉइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ऐसे कंपनियों की यूनिकॉर्न बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो यूनिकॉर्न रैंकिंग जो हमारा रिलीज किया गया था, जिसमें से ग्लोबल यूनिकॉर्न की सूची थी, ये हुरून रिसर्च द्वारा रिलीज की गई थी। इसमें यूएस का स्थान पहला था, चाइना का दूसरा था और इंडिया का थर्ड था। यूएस हैज 703 स्टार्टअप्स, चाइना हैज 340 स्टार्टअप्स एंड इंडिया हैज 67 स्टार्टअप्स एट थर्ड पोजीशन। एंड दोज कंपनीज हु हैव वैल्यूएशन मोर देन 1 बिलियन यूएसडी आर नोन एज यूनिकॉर्न। हुरून रिसर्च पब्लिशेस मल्टीपल लिस्ट। हुरून रिसर्च बहुत सारे लिस्ट पब्लिश करता है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट है। दूसरा क्या है? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट, जैसे कि हमने पढ़ा है अभी के अभी। और ये ऑल्सो ये भी रिलीज करता है, कंज्यूमर सर्वे भी रिलीज करता है, हुरून फिलांथ्रॉपी लिस्ट भी रिलीज करता है, हुरून बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड भी रिलीज करता है, जो कि फिलांथ्रॉपी मतलब जो दान ज़्यादा करते हैं, जो जनरस लोग हैं, जैसे कि हमारे अजीम प्रेम जी हैं, टाटा हैं, तो उनकी लिस्ट एक जारी करता है, वो फिलांथ्रॉपी लिस्ट में आती है।
बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड्स होते हैं, जो टॉप परफॉर्मेंस होती है, वो कोई भी इंडस्ट्री हो, सच एज लग्जरी हो गई, रियल एस्टेट हो, हॉस्पिटलिटी हो गई, तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट पता लगाते हैं और बताते हैं। को ये याद रखना है कि जो ग्लोबल रिसर्च लिस्ट जारी करता है, ये यूनिकॉर्न रिसर्च लिस्ट जारी करता है, और हुरून रिसर्च एक संस्था है जो इसे जारी करता है। हुरून रिसर्च की स्थापना लंदन में हुई थी 1998 में, और ये बहुत सारे देशों में सक्रिय है और एक इंडिपेंडेंट, एक अच्छी रिसर्च पब्लिश करता है, एक अच्छी रैंकिंग पब्लिश करता है। हुरून ने ग्लोबल रिसर्च लिस्ट जारी किया था 2024 की, जिसमें से मुंबई को एशिया का बिलियनियर कैपिटल बताया गया था। और जो इसके पहले कौन सा था बिलियनियर कैपिटल? बीजिंग था, चाइना। हुरून ग्लोबल 500 भी जारी करता है, कंपनियों की लिस्ट जारी करता है, कितनी कौन सी कंपनी वैल्यूएबल है, और इसमें जो वैल्यूबिलिटी जो पता लगाया था, पता चला था इस बार जो उसकी रैंकिंग थी वो नंबर 1 कौन सी थी? एप्पल थी, और दूसरे स्थान पे हमारी थी माइक्रोसॉफ्ट, और तीसरे स्थान पे हमारी कौन सी थी? अल्फाबेट थी। हाल ही में कौन सा देश है जो नई गोल्ड बैक्ड मुद्रा लाया है? गोल्ड बैक मुद्रा, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड न्यू गोल्ड बैक करेंसी? इट इज कंबोडिया, मोरक्को, एल सल्वाडोर और जिम्बाब्वे। इट इज जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने गोल्ड बैक करेंसी लॉन्च की है, और गोल्ड बैक करेंसी वो करेंसी होती है जिसमें, जैसे मान लीजिए कि आपका रुपया है वो आपके गोल्ड से लिंक्ड होगा। ए गोल्ड बैक करेंसी इज ए टाइप ऑफ मॉनेटरी सिस्टम वेयर द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गोल्ड। मतलब कितना गोल्ड है, उसी गोल्ड से उसी करेंसी की वैल्यू तय की जाएगी। द रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे आरबीजे हैज लॉन्च्ड ए डिजिटल गोल्ड बैक करेंसी टू फैसिलिटेट पीयर टू पीयर एंड पीयर टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इसका जो उद्देश्य है जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करना है या अस्थायी बनाना है। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन देश है, और जो इसकी कैपिटल है, राजधानी है, वो हरारे है। इसकी मुद्रा जिम्बाब्वे गोल्ड है, जिम्बाब्वियन डॉलर है, यूएस डॉलर है, साउथ अफ्रीकन रैंड है, और भी करेंसी यहाँ पे यूज की जाती है। जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट हैं इमरसन मनांगाग्वा। तो प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप और सारे करंट अफेयर क्विज़ेस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप में ट्विटर पे CA_इंटरसेप्टर को फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको नए नए क्वेश्चन प्रतिदिन मिलेंगे, और जिससे आपको रिवीजन में आसानी मिलेगी। व्हिच प्राइवेट बैंक हैज बिकम फर्स्ट टू ओपन ब्रांच इन लक्षद्वीप? कौन सा ऐसा प्राइवेट बैंक है जिसने पहला अपना ब्रांच लक्षद्वीप में खोला है? लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जो कि अरेबियन सागर में स्थित है, और ऐसा कौन सा बैंक है जिसने, ऐसा कौन सा प्राइवेट बैंक है जिसने अपना पहला ब्रांच खोला है लक्षद्वीप में? और ये हमारा होगा HDFC। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवारती, और जो हाई कोर्ट है लक्षद्वीप का वो केरला हाई कोर्ट है। जैसा कि हमें पता है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का भी हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल में है, कलकत्ता हाई कोर्ट अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट है। उसी प्रकार से लक्षद्वीप आइलैंड का जो हाई कोर्ट है वो केरला हाई कोर्ट है। लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे लोकसभा की एक सीट है। HDFC बैंक भारत की बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज है, जिसका जो मुख्यालय है मुंबई है। ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, और दुनिया का छठा सबसे बड़ा बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म में। सीडोम जहाज पर स्थित हवा रक्षा प्रणाली है, यह किसके स्वामित्व में है? सीडोम इज ए शिप माउंटेड एयर डिफेंस सिस्टम। इट इज ओन्ड बाय ईरान, इजराइल, वियतनाम और इजिप्ट। इजराइल। एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब यह होता है कि आप उसको जहां पे इंस्टॉल करते हैं वो अपनी रेंज के मुताबिक उस क्षेत्र की रक्षा करता है, बाहरी मिसाइलों से या अटैक से। उस एरिया में रडार्स लगे होते हैं जो फॉरेन या एनिमी मिसाइल या एयरक्राफ्ट को प्रिडिक्ट करता है, उसकी पुष्टि करता है, और वो अगर दुश्मन के पाए जाते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, उसको समाप्त करने की कोशिश करता है। तो सीडोम का पर्पज, तो एयर डिफेंस सिस्टम रफली कुछ ऐसे काम करता है। और अभी तक हमने लैंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम देखे थे, जिसमें से भारत में 2 लैंड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। एक तो है आकाश तीर जो कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, और दूसरा क्या है? S-400 ट्रूम्फ। इसकी क्षमता 400 किलोमीटर की रेडियस की है। उसी प्रकार से हमने जहाज का एयर डिफेंस सिस्टम देखा है जो कि जिसका नाम है सीडोम, और ये इजराइल द्वारा ऑपरेट होता है। इजराइल की कैपिटल
यरूशलेम है। यहाँ की लैंग्वेज हिब्रू है। करेंसी यहाँ की है न्यू शेकेल, और संसद को बोलते हैं यहाँ पे नेसेट। करेंसी जो इसकी है वो न्यू शेकेल है, न्यू शेकेल है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बेंजामिन नेतान्याहू। लैंग्वेज यहाँ की क्या है, हिब्रू। प्लीज रिमेंबर दिस, याद रखें इसे कि जो इजराइल की जो लैंग्वेज है वो हिब्रू है। यहाँ का जो लेजिस्लेचर है, जिसे हमारे यहाँ संसद बोलते हैं, संसद भवन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, नेसेट बोलते हैं, नेसेट बोलते हैं इसको। सो ये रहा हमारा सीडोन सिस्टम। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी? नेशनल जुडिशियल एकेडमी, जस्टिस अनिरुद्ध हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी। प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट एंड इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स। नेशनल जुडिशियल एकेडमी एक ट्रेनिंग सेंटर है जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जुडिशियल एजुकेशन, न्यायिक शिक्षा और ट्रेनिंग के लिए स्थापित किया गया था। पाइजोइलेक्ट्रिक हड्डी संवहन सुनने के इम्प्लांट को प्राप्त करने और सफलतापूर्वक कार्यक्रम चलाने की एक मील को हासिल किया गया है। विच हॉस्पिटल हैज बिकम द फर्स्ट टू अचीव ए माइलस्टोन बाय प्रोक्योरिंग एंड सक्सेसफुली कंडक्टिंग पीजोइलेक्ट्रिक बोन कनेक्शन हियरिंग इम्प्लांट्स? और ये हॉस्पिटल हमारा जो आर्मी का हॉस्पिटल है, ये हमारा कौन सा है, कमांड हॉस्पिटल है पुणे, जिसने अचीव किया है। मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं। वर्ल्ड पार्किंसन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पार्किंसन डे हमारा मनाया जाता है अप्रैल 11 को। पार्किंसन एक बीमारी है, इसको हम बोलते हैं क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव मूवमेंट डिसऑर्डर। ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिसमें से हाथ में कपकपी, हाथ में तनाव या धीमापन महसूस होता है। हाथ भी हो या कोई भी, मतलब शरीर के हिस्से भी हो सकते हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो इम्पोर्टेंस, इसकी अवेयरनेस को बढ़ाना है, पार्किंसन डिजीज की अवेयरनेस को बढ़ाना है, ताकि जो इस बीमारी से जो लोग ग्रसित हैं, ताकि अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। और डॉक्टर जेम्स पार्किंसन ने इस कंडीशन को पहली बार डिस्क्राइब किया था, इसीलिए उनके नाम के कारण इसको पार्किंसन डिजीज। हाल ही में किसे वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू फाइनेंशियल कमीशन मेंबर रिसेंटली? सुशील कुमार, लव कुमार, मनोज पांडा और सुरेश सोनी। इट इज मनोज पांडा। न्यू फाइनेंस कमीशन मेंबर रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। और फाइनेंस कमीशन जो कि वित्त आयोग होता है, जो भारत का वित्त आयोग है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, रिसोर्स को स्टेट्स और सेंटर में एलोकेट करे। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 16वां वित्तीय आयोग है, जो 16th फाइनेंस कमीशन जो कि करंट में है, इसके जो चीफ हैं प्लीज रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरविंद पनगड़िया हमारे 16वें फाइनेंस कमीशन के चीफ हैं। इसके साथ साथ इसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं, और इसी प्रकार से मनोज पांडा को इसका एक मेंबर बनाया गया है। साइमन हैरिस हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? साइमन हैरिस रिसेंटली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो साइमन हैरिस हैं। सो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको कोई डाउट है या कोई फीडबैक है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपके डाउट को कमेंट सेक्शन में सॉल्व करूंगा और आपके फीडबैक को यूज करके वीडियो को इंप्रूव करूंगा ज़्यादा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो सो दैट यू कैन गेट टाइमली अपडेट्स ऑन वीडियोज़। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छी वीडियो लाता रहूं, आपको अच्छे से क्वालिटी करंट अफेयर्स लाता रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।